हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल हम लोगों ने विधायिका स्टार्ट कर दी थी। कल का जो वीडियो था उसमें विधायिका के तहत हम लोगों ने संसद और विधानमंडल को देखा था। तो कल के वीडियो में बात की थी कि अब जो अगला वीडियो आएगा आज वाला, इसमें हम लोग संसद के भाग को देखेंगे। तो संसद के जो भाग हैं वो हमारे 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी वीडियो पहले आए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग राष्ट्रपति को ना देख के किसे देखेंगे, राज्यसभा को, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रपति को देख लिया। और कल बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो जो लोग वो वीडियो ना देखे उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कौन सा, राज्यसभा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहां से एक एक पॉइंट समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप लोगों का छूट जाए। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं। पिछले वीडियो के थ्रू हम लोगों ने संसद के तहत देखा था क्या, ये संसद थी हमारी। संसद के 3 भाग थे, कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसके तहत हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो पार्ट था राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 52, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। संसद अनुच्छेद 79, फिर राज्यसभा 80 अनुच्छेद और लोकसभा 81, ठीक, 79, 80, 81 और ये 52। तो इसे हम लोगों ने क्या किया, देख लिया है। संसद को भी कल हम लोगों ने देखा। आज बात होगी किस पे, राज्यसभा के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा राज्यसभा है इसे कई नामों से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से नाम है जिनसे राज्यसभा को जाना जाता है। तो पहला जो राज्यसभा का नाम है उसे कहते हैं उच्च सदन। मैं संसद में 2 सदन है, पहला राज्यसभा और एक लोकसभा। तो ये क्या है, उच्च सदन है और ये निम्न सदन है। इसे उच्च सदन बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है कि इसे स्थायी सदन बोलते हैं। बात करूंगा क्यों। तीसरा नाम इसका क्या है, विशेषज्ञ सदन। क्या, विशेषज्ञ सदन। क्यों बोलते हैं विशेषज्ञ सदन, उच्च सदन इसलिए बोलते हैं कि आप लोग सब जानते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है किसके थ्रू होता है, राज्यों के तहत आते हैं वो लोग, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि राज्य के जो मेंबर होते हैं, कहाँ के, विधानसभा के, वहां से चुन के आते हैं कहाँ, उच्च सदन में, राज्यसभा में। तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सदन। दूसरा पॉइंट है स्थायी सदन। स्थायी सदन कल के वीडियो में भी बात किए थे कि लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा हर 5 साल बाद विघटित हो जाती है, लेकिन जो स्थायी सदन हमारा राज्यसभा है यह कभी विघटित नहीं होती, मतलब यह चलती रहती है। इसके मेंबर बस रिटायर होते हैं और नए चुन के आते रहते हैं और यह विघटित नहीं होती है। विशेषज्ञ सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से मंत्रियों की नियुक्ति होती है। तो कोई भी विधायी कार्य हो या कैसा भी कार्य हो तो यहां से बिना मत लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसे विशेषज्ञ सदन के नाम से इसे जाना जाता है। सॉरी, इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसे रिकॉल करिए। सबसे पहले इसे उच्च सदन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि लोकसभा हमारा निम्न सदन है, उसमें जो मेंबर होते हैं वो कहाँ के होते हैं, हमारे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इसके तहत जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो क्या करते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से सीटों का आवंटन किया गया है। तो उसके तहत इसमें जितनी जनसंख्या है वहां के उतने मेंबर आते हैं। जैसे यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वहां के मेंबर यहाँ सबसे ज्यादा है, कितने, 31। बात करेंगे आगे। तो हम लोगों ने इसका क्या देखा, बेसिक चीजें हम लोगों ने देख ली कि संसद के तहत राज्यसभा में क्या क्या है, उसे अब हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने देखा क्या, इसके नाम के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में, इसकी आवश्यकता के बारे में कि क्या आवश्यकता है इसकी। आइए देखते हैं अब इसका क्या संरचना।
कल भी हम लोगों ने बात की थी, लेकिन आज बात करना जरूरी है। देखिए, इसकी संरचना जो हुई है, इसमें कुल मेंबर कितने आते हैं? कुल 250 मेंबर आते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। कुल सदस्य 250 होते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 245 245 है। ये जो 250 हैं सॉरी, इनमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुन के आते हैं, प्लस 12 जो है यह क्या होता है? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत करके भेजते हैं, तो टोटल 250 होता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 245 मेंबर्स हैं, इसके 245 सीटें हैं, 245 सदस्य हैं। तो इसमें कैसे बंटवारा किया गया है? तो इसमें कल हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि जो 233 मेंबर हैं, ये कहां से आते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक, अब बात होगी केंद्र शासित प्रदेश के कैसे आते हैं। आपने तो बात किया कि विधानसभा के मेंबर यहां होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली और पुदुचेरी ये दो ऐसी हमारी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर विधानसभा भी पाई जाती है। तो वहां के मेंबर प्लस कहां के मेंबर, हमारे राज्यों के मेंबर जुड़ के कितने होते हैं? 233, और प्लस जो 12 बचते हैं यह मनोनीत होते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? 245 मेंबर्स हो गए। आशय क्या निकल के आया इसका? ऐसे याद करेंगे कि इसमें निर्धारित संख्या जो है 250 है, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आने के लिए निर्धारित किए गए हैं, और ये जो 12 हैं इनका निर्धारण कौन करता है? इनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। या तो ये पूछ लेगा कि इन जो सदस्यों की नियुक्ति होती है किस आधार पर होती है, तो इनके विशेष क्षेत्र के आधार पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे साहित्य, कला, संस्कृति या फिर विज्ञान के क्षेत्र से जिस भी क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे। आशा यह निकला कि विशेषज्ञों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उनकी संख्या कितनी होती है? 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कहां? राज्यसभा में। और 2 सदस्यों की नियुक्ति हम लोगों ने देखा था लोकसभा में करता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन है, तो इसमें ज्यादा सदस्यों की नियुक्ति करता है 12। लोकसभा निम्न सदन है, तो इसमें 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है कम। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी संरचना को देख लिया। सबसे बड़ी बात इसकी आती है कि निर्वाचन कैसे होगा। आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ज्यादा हार्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज थोड़ा इसे डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा। देखिए, जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मेंबर आते हैं, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मेंबर आते हैं राज्यसभा में, आप सब जानते हैं राज्यसभा का आशय ही है राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक, राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब कि राज्यसभा में जो मेंबर आएंगे वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके हित की बात करेंगे। तो क्या आशय निकलता है कि जो निर्वाचन होता है, तो इसमें जो देखिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट बना के लिखेंगे कि जो राज्य और यूटी का मतलब कई बार बता चुका हूं, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और यूटी के जो सदस्य होंगे, उनका निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के नहीं आएंगे। ये लोग जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के नहीं आएंगे, ये विधानसभा द्वारा चयनित करके राज्यसभा में
भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि विधानसभा में जो मेंबर होते हैं, हमारे विधानसभा के मेंबर एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि उन्हें हम लोग विधायक बोलते हैं। ठीक, तो वहां से मेंबर चयनित होकर राज्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यों का वो आते हैं राज्यसभा में। ठीक, तो इस तरह से इसे आप लोग कनेक्ट करके याद करिए। और ये कितने होते हैं? 2, 3, 3 वर्तमान टाइम में 233 और कितने निर्धारित किए गए? 238। टोटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल बात कर रहा हूं राज्य और यूटी के मेंबर्स की। ठीक, अब बात आती है कि जो हमारे दूसरे मेंबर होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन या मनोनीत, मतलब राष्ट्रपति इन्हें डायरेक्ट नियुक्त करते हैं, इन्हें राज्यसभा का विधानसभा का सदस्य होने की जरूरत नहीं है। मतलब जो अभी हमने बताया आप लोगों को कि वो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने चाहिए, कला हो, संस्कृति हो, विज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, तो इन लोगों का जो है नियुक्ति होती है डायरेक्ट। ठीक, कितने मेंबर्स की? 12। अब टोटल करेंगे कितने हो गए? 2, 4, 5, 245 हो गए ना। तो इस तरह से चीजें निकल के आती हैं। ठीक, ये मत भूलिएगा कि ये लोग जो हैं ये राज्यों के विधानसभा के द्वारा आते हैं, विधानसभा के द्वारा, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने, राज्यों का प्रतिनिधित्व, यह अपने राज्य के बारे में बात करेंगे राज्यसभा में आके। ये ऐसे मुद्दे यहां उठाएंगे जो अपने राज्य के हित में हो। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को चीजें याद हो गई होगी कि निर्वाचन किस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का होता है। अब बात आती है, एक चीज इंपॉर्टेंट के तौर पर देख लेंगे, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुसूची, इसी से रिलेटेड है इसलिए बात कर रहा हूं मैं। अनुसूची 4 आप लोग रिकॉल करिए, ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। अनुसूची 4 में क्या कहा गया है? राज्यों का राज्यसभा में राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। अब इसकी इंपॉर्टेंस अब समझ में आएगी आप लोगों के कि जो अनुसूची 4 में राज्यों के बारे में बात की गई है कि जो राज्य हैं इन्हें कितनी सीट दी जाएगी राज्यसभा में, उसका जो आधार है, इसका जो आधार है राज्यों में सीट देने के लिए राज्यसभा में, आधार है जनसंख्या। ठीक, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है राज्यों के लिए। अब देखिएगा आप लोग कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसकी कितनी सीटें हैं? 31। जो सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या, 1 सीट। काफी सारे आप लोग क्या देखेंगे? राज्य देखेंगे जिनमें जनसंख्या कम है लेकिन मेंबर दूसरे राज्य की अपेक्षा ज्यादा है। जैसे आप लोग पश्चिम बंगाल और बिहार को ले लीजिए, तो बिहार में क्या है कि वहां की क्या है? सीटें कम है, और पश्चिम बंगाल की सीटें ज्यादा हैं और उसमें बिहार की सीटें कम है। इसका आशय यह हुआ, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। देखिए क्या है कि ये जो जनसंख्या है ये 1971 की ली गई है, 1971 की जनसंख्या के तहत यह बांटा गया है। अगर यह 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके तहत लिया जाता तो काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी संख्या घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है। घट तो नहीं सकती क्योंकि आप अपने इंडिया के कल्चर के बारे में जानते हैं कि यहाँ जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ ही रही है, तो इसमें डिफरेंस हो सकता है। ये बेस याद रखिएगा आप लोग कि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों के लिए हुआ है, जनसंख्या को बेस बनाया गया है, लेकिन किस जनगणना को? ये 1971 की जनगणना को बेस बनाया गया है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे यूएसए का, अमेरिका। अमेरिका में भी यह व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में क्या कहा गया है कि एक राज्य से 2 सदस्य,
आप लोग नहीं समझे। मतलब यहां जनसंख्या वाला मैटर कहां है? नहीं है, जनसंख्या वाला मैटर नहीं है। अगर कम जनसंख्या है या ज्यादा जनसंख्या है, फिर भी दोनों स्टेट से केवल 2-2 मेंबर ही आएंगे। तो ये यूएसए में है, ये पूछ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए मैंने बता दिया। आइए अब हम लोग बात करेंगे योग्यता के बारे में कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति में। योग्यता के बारे में 2-3 चीजें तो आप लोगों को एकदम रट गई होंगी मुंह पे, अगर आप लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के बारे में सही से देखा होगा। क्या है वो? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा की, राज्यसभा के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 साल। 30 साल की एज हो, वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का आशय यह है कि किसी सरकारी नौकरी पर ना हो या किसी प्राइवेट फंड के तहत वह अपनी कमाई ना कर रहा हो। अगर वह मंत्री के पद पर है या किसी मेंबर के पद पर है पार्लियामेंट में, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक। और उसके बाद वह दिवालिया ना हो, उसकी मानसिक स्थिति सही हो। आइए एक एक करके पॉइंट देखते हैं योग्यता के बारे में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहला फैक्ट निकल के आता है, वह भारत का नागरिक हो। क्या हमेशा आता है? अरे हम विदेशियों को थोड़ी ना बना देंगे यार राज्यसभा का मेंबर। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या निकल के आता है हमारा? उसकी उम्र या कम से कम 30 साल उम्र हो, ठीक। ये बात हो गई। किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर वह ना हो। चौथा फैक्ट क्या निकल के आता है कि वह दिवालिया ना हो। पांचवा फैक्ट क्या निकल के आता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मतलब कि बहुत ज्यादा हेजिटेशन में ना हो, उलझता ना हो, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता हो। मतलब मानसिक स्वस्थता उसकी होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो इतने सारे पॉइंट थे योग्यता से संबंधित, इसे आप लोग याद करिए। एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, वह भारत का, ऐसे याद करेंगे, वह भारत का नागरिक हो। मुझे पता है कि आप लोगों को उम्र में उसके कंफ्यूजन हो सकता है, तो ऐसे याद करिए। ये हो गई संसद, यहां कौन आया? राष्ट्रपति। यहां कौन आया? राज्यसभा। यहां कौन आया? लोकसभा। भारत का सबसे उच्च पद राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा से छोटा लोकसभा। तो ऐसे देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की उम्र है वह 35 साल है और राज्यसभा की 30 साल है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल एज होनी चाहिए। ऐसे याद करिए आप लोग। इससे यह भी याद हो जाएगा 35 30 25। इधर उल्टा याद करिए नीचे से कि जो सबसे छोटा है उसमें 25, जो उससे बड़ा है राज्यसभा उसमें 30, जो उससे भी बड़ा है राष्ट्रपति उसकी कितनी है? 35 साल। और यह संसद के क्या है? 3 स्तंभ है। संसद इसी से बना है। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो यही आपके मिल गए। संसद के कितने भाग हैं? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो राष्ट्रपति, इसमें सबसे ज्यादा एज कितनी किसकी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की एज कितनी है? 35। राज्यसभा के सदस्यों की 30 और लोकसभा 25। सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उससे छोटा राज्यसभा, उससे छोटा लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। तो ऐसे करके एज याद हो गई होगी, 3-4 बार रिपीट किया हूं। किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, वह मंत्री के पद पर रह सकता है, पार्लियामेंट के मेंबर के पद पर रह सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर अगर है तो वह इसके योग्य नहीं माना जाता है। वह दिवालिया ना हो, किसी भी प्रकार से उसे किसी भी कार्य में या किसी के तहत भी
उसे कोर्ट की तरफ से दिवालिया घोषित न किया गया हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो कि वह पागल ना हो। ठीक, तो इतनी सारी योग्यताएं हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्या, उसके कार्यकाल के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के देखिएगा आप लोग। आइए, कार्यकाल। यह जो कार्यकाल है यह सदस्यों का होता है। देखिए मैं लिख देता हूं, सदस्यों का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। मतलब जो मेंबर राज्यसभा में चयनित होके आएंगे वो क्या किया जाएगा, उनका हर 6 वर्ष के बाद उनकी रिटायरी हो जाएगी। अब देखिए क्या फैक्ट आता है कि इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है, कौन सी, चुनाव की, कार्यकाल के तहत ही आता है वो। राज्यसभा के 2/3 सदस्य, राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर साल हटाए जाते हैं। राज्यसभा के 2/3 सदस्य क्या होते हैं, सॉरी, हर 2 साल पर 1/3 सदस्यों को हटाया जाता है। देखिए ऐसे लिखेंगे कि हर 2 वर्ष बाद या प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक लिख लीजिए, प्रत्येक 2 वर्ष बाद जितने भी मेंबर हैं राज्यसभा में उनके 2/3 सदस्यों को अवकाश दिया जाएगा। ठीक, मतलब आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, यह निरंतर रूप से चलती रहती है। इसके जो मेंबर होते हैं हर 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्यों को हटाया जाता है। कितने सदस्यों को हटाया जाता है, 2/3 नहीं, 1/3, माफ करिएगा, 1/3। फिर से देखते हैं कि इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होगा, 6 साल। हर 6 साल के बाद वो हटा दिए जाएंगे। लेकिन राज्यसभा जो होगी वह विघटित नहीं होगी, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर इसके हटा दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि 2014 से हम लोग शुरू किए, फिर 2016, 2018, 2020, 2 साल का गैप क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हर 2 वर्ष बाद बोल रहा है। अब मान लीजिए कि 100 मेंबर हैं टोटल, तो इसका जो 1/3 हुआ वो 33 हुआ। 33 लोग 2014 में, हर साल इतने लोग हटेंगे, इतने लोगों का नया चुनाव होगा। तो ऐसे करके 33, 33, 33, ये हो गए हमारे कितने, 99, 100 पूरे हो गए हमारे। तो अब इनका जो ये थे 2014 के, जब 2014 से 18 में आए तो इनका क्या हुआ, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। तो क्या होगा कि ये फिर हटा दिए जाएंगे। फिर यहां से काउंटिंग होगी, यहां आएगी, यहां 33%, 33 लोग क्या होंगे, नए जुड़ जाएंगे। तो फिर कितने हो गए, 100। फिर यहां से जब आगे बढ़ेंगे 2022 आएगा तो क्या होगा, ये रिटायर कर दिए जाएंगे। ऐसे ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और 33 जुड़ते जाएंगे, मतलब 1/3 सदस्य। इसका आशय यह है बताने का कि जो राज्यसभा है वह कभी विघटित नहीं होती। उसके जो मेंबर हैं हर 2 वर्ष बाद 1/3 मेंबर्स को अवकाश दे दिया जाता है और नयों का चुनाव कर लिया जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग, चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं आप लोग। सभापति, बात करेंगे किसकी, इसे लिख लीजिएगा, सभापति। राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति, आप सब जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और यह एक ऐसा सदन है जिसमें कि इसका सभापति बाहर से आता है। बाहर का मतलब यह है कि हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह इसके सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदस्य हमारे उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, लेकिन उनका चयन ही इसलिए किया जाता है कि वह राज्यसभा के सभापति बनाए जा सके। आशय यह है
कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वह कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और इसमें एक उपसभापति का भी पद सृजित किया गया है। पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं। सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति, और एक उपसभापति भी होगा जो कहां का होगा, सदन का ही सदस्य होगा। सदन का ही सदस्य मतलब कि राज्यसभा का ही सदस्य होगा। अब बात आती है उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति के चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था, यहां भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह हमेशा क्या करते हैं, राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ता पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं कि उसका सभापतित्व करते हैं, मतलब अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तब राष्ट्रपति बनाए जाएंगे और राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता सारी सुविधाएं होगी वह उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। 6 महीने के बाद क्या होता है कि इनका चुनाव करवाया जाता है और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दी जाती है। मैं राष्ट्रपति से रिलेट करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह दोनों जगह रह सकते हैं, राष्ट्रपति के पद पर भी, और इनका जो मुख्य कार्य है वह क्या है, राज्यसभा का सभापतित्व करना, अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। अब बात आती है किसकी, उपसभापति की। जिस तरह से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जाके वहां उनका कार्यभार संभालते हैं, उसी तरह से जो ये उपसभापति होते हैं इनकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभालते हैं। कहां का, राज्यसभा का। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो उपसभापति होते हैं ये अपने कहां के, सदन के ही सदस्य होते हैं, राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो सभापति के बारे में इतनी सारी फैक्ट थी। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, कि राज्यसभा को बहुत सारे क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो उन अधिकारों के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। आइए देखते हैं। विशेष अधिकार ऐसे करके लिखेंगे, राज्यसभा को प्रदत्त विशेष अधिकार। सबसे पहला जो आता है हमारा कौन सा है, अनुच्छेद 249। फैक्ट क्या कहा गया है इसमें, आप लोगों ने फिर अनुसूची की तरफ हम लोग चलेंगे। अनुसूचियां हम लोगों ने पढ़ी थी, अनुसूचियों में क्या देखा था, अनुसूची 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया था कि उसमें सूचियों के बारे में बात की गई थी। देखिए उदाहरण के तौर पे यही देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बात की गई थी। सूचियां कौन सी, केंद्रीय सूची या जिसे संघ सूची बोलते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। दिमाग एकदम यही कंसंट्रेट करके रखिएगा, क्योंकि पता है थोड़ा ये क्या है कि क्रिटिकल टाइप का है, तो इसे थोड़ा बेसिक तौर पे समझेंगे तब चीज क्लियर होगी आपकी। देखिए जो संघ सूची है यह केंद्र की होती है, जो राज्य सूची है वह राज्य की होती है। समवर्ती सूची पर 1+1 मतलब दोनों का अधिकार होता है। समवर्ती सूची के तहत जो विषय रखे जाएंगे उस पर क्या करेंगे, संघ और राज्य दोनों अपना कार्य करेंगे। ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसका स्पेशली एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें बात क्या आती है कि 249 में यह कहा गया है कि अनुसूची राज्य सूची के तहत, ध्यान से सुनिएगा, राज्य सूची के तहत जो विषय है
उसका कार्यभार आप जानते हैं राज्यसभा में होगा। तो जब उस पर बात होगी राज्यसभा में और राज्यसभा को ऐसा लगे कि यह जो फैक्ट है यह केंद्र से रिलेटेड है, केंद्र की महत्ता रखता है, मतलब राष्ट्रीय महत्व रखता है, तो उसे वह क्या करेगा, केंद्र को दे देगा। तो उस पर केंद्र कानून बना सकता है। लिख के समझेंगे फिर बात करते हैं। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पारित कर दे, कि जो राज्य सूची का विषय है, कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है। राष्ट्रीय, कहां से, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है, तो इस पर केंद्र कानून बना सकता है। फैक्ट क्या निकल के आया कि वह विषय राज्यसभा का ही होगा, विषय राज्यसभा का ही होगा। लेकिन राज्यसभा को यह लगता है राज्य सूची का विषय है, राज्यसभा में ही आता है, लेकिन राज्यसभा को ऐसा लगता है कि यह क्या है, राष्ट्रीय महत्व की चीज है, तो वह 2/3 बहुमत से पता चलेगा। अगर 2/3 सदस्यों ने बहुमत दिया कि यह क्या है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो इसे केंद्र के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस पर केंद्र अपना अधिकार बना सकती है, कानून लागू कर सकती है। दूसरा फैक्ट क्या निकल के आता है, अनुच्छेद 312, कौन सा, अनुच्छेद 312 इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या व्यवस्था की गई है, अखिल भारतीय सेवाएं। आप सबको पता है कि अखिल भारतीय सेवाओं में क्या आता है हमारा, IAS, IPS और IFS। IFS का जो फुल फॉर्म है, आप लोग गलती से भी उसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मत कर दीजिएगा, सॉरी फॉरेन सर्विस मत कर दीजिएगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे। IAS, IPS और IFS ये क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। लेकिन इसमें जो ये IFS का मतलब है, यह क्या है, वन वाला है। ये मतलब फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ना कि आप लोगों का IFS जो दिमाग में चलता है विदेश सेवा। विदेश सेवा हमारे अखिल भारतीय सेवाओं के तहत नहीं आती है। ठीक, आप लोग UPSC का प्रिपरेशन करते हैं, उसमें सिलेक्शन मिलता है, IFS की भी पोस्ट होती है, लेकिन IFS हमारा क्या है, यह अखिल भारतीय लोक सेवा का अधिकार, सॉरी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यह सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग का क्या है, एक भाग है। इसमें जो IAS, IFS और IPS आता है, यह वन सेवा से रिलेटेड है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय विदेश सेवा हमारी क्या नहीं है, अखिल भारतीय सेवा है या नहीं है, तो यह नहीं है। ठीक, कौन सी है, भारतीय वन सेवा, IAS, IPS, IFS। ये IFS कौन सा है, हमारा वन सेवा है, और ये जो IFS है यह विदेश सेवा है, जो इसका भाग नहीं है। क्यों समझा रहा हूं, देखते हैं। ये लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। किसी भी सेवा को अगर, किसी भी सेवा को अगर अखिल भारतीय सेवा बनाना है या बनाया जाना है,
उसके लिए राज्यसभा में, ठीक, राज्यसभा में 2/3 बहुमत लेना पड़ेगा। मतलब अगर किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा में जोड़ा जाना है तो उसके लिए राज्यसभा का 2/3 बहुमत क्या करना पड़ेगा, आपको गेन करना पड़ेगा। अगर 2/3 बहुमत से किसी भी सेवा को राज्यसभा में पास कर दिया गया तो वह अखिल भारतीय सेवा के तहत जोड़ दी जाएगी। तो यह फैक्ट था किसके तहत, अनुच्छेद 312 के तहत। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, राज्यसभा की विशेष शक्ति या विशेष अधिकार। तो इतने हो गए, अभी क्या है, 2 और हैं, आइए उन्हें देखते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर रहा हूं मैं। आइए 2 फैक्ट हम लोगों ने देख लिया, अब बात आती है तीसरे फैक्ट। यह किससे रिलेटेड है, उपराष्ट्रपति से। देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया शुरू कहां होगी, राज्यसभा में। शुरू राज्यसभा में होगी और लोकसभा में भी पारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसके पर जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, वह संसद के तहत लगाया जाता है, दोनों सदनों में बहुमत चाहिए उसमें। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अगर राष्ट्रपति को हटाने की, सॉरी, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के तहत जो क्या होगा हमारा, उसे एक तरह से हटाने की प्रक्रिया के तहत जो, या तो हटाने की जो प्रक्रिया है, ऐसे लिख लीजिए, हटाने की प्रक्रिया शुरू कहां होगी, शुरू होगी राज्यसभा में। अब इसका असर यह नहीं है कि केवल राज्यसभा में पारित हो गई तो मान लो कि ये हटा दिए जाएंगे, नहीं, राज्यसभा में शुरू होगी, फिर लोकसभा में भी पारित होना अनिवार्य है। फैक्ट क्यों आया कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके हटाने की जो प्रक्रिया है वह सबसे पहले राज्यसभा में शुरू होगी, वहां की स्वीकृति के बाद कहां जाएगी, लोकसभा में। अगर लोकसभा में भी स्वीकृत हो गई तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये तीसरा फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट आता है धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक के तहत बात क्या की गई है कि धन विधेयक हमेशा कहां पेश होता है, लोकसभा में। याद रखिएगा आप लोग, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद यहां राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा पहले, उसके बाद यह राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा को इसे स्वीकृति ना देने की कोई अहमियत नहीं है, मतलब राज्यसभा को इस पर स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। मान लिए कि राज्यसभा के पास बिल गया धन विधेयक का लोकसभा के बाद, और राज्यसभा ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं की और 14 दिन हो गए, तो 14 दिन के बाद इसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा या स्वस्वीकृत मान लिया जाएगा। मतलब कि राज्यसभा इस पर स्वीकृति दे या ना दे, अगर 14 दिन तक वो नोटिस अपने पास विधि रखती है वह, तो इसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। किसके तहत, राज्यसभा के तहत। ठीक, ऐसे करके लिखेंगे कि धन विधेयक हमेशा राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में, माफ करिएगा, हमेशा लोकसभा में पेश होगा, लेकिन राज्यसभा में या राज्यसभा की स्वीकृति, राज्यसभा की भी स्वीकृति अनिवार्य है। ठीक, दूसरा फैक्ट उसके तहत क्या है कि
अगर राज्यसभा इस विधेयक पर, किस विधेयक पर, धन विधेयक पर, इस विधेयक पर 14 दिन तक कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक, नहीं करता है, तो विधेयक स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा, स्वीकृत मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या निकल के आया कि अगर धन विधेयक पेश करना है तो वह सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद राज्यसभा में स्वीकृति के लिए जाएगा। अगर 14 दिन तक यह राज्यसभा इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात इस पर कोई कार्य नहीं करती है, स्वीकृति देती है या नहीं देती है, मतलब इसके बारे में बात ही नहीं करती, तो क्या होगा कि यह पूरी तरह से स्वीकृत मान लिया जाएगा, केवल 14 दिन। फैक्ट यही याद रखना है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो यह स्वस्वीकृत मान लिया जाएगा, मतलब कि 14 दिन के अंदर इन्हें अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, वरना यह 14 दिन की अंतराल के बाद खुद ही स्वीकृत मान लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राज्यसभा से रिलेटेड जितने फैक्ट थे सारे बताने की कोशिश किया हूं। मेरी तो यही उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। अगर ये वीडियो सही से आप लोगों ने देखा है, एक दो बार इसे क्या रिवीजन किया है और नोट्स भी अगर बना रहे हैं, तो आप लोग एक काम करिए, एमसीक्यू वगैरह भी सॉल्व करते रहिए। कुछ दिनों में जितने वीडियो मैं डाल चुका हूं उस पर कार्य चल रहा है। क्या होगा कि उन सबके एमसीक्यू बना बना के उनके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग उसे भी देख के अपना रिवीजन कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।